गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में फाइलम पॉरीफेरा की कंप्लीट स्टडी कर ली थी और हम लोगों ने फाइलम आर्थ्रोपोडा की स्टार्टिंग की थी। हमने बताया था कि आर्थ्रोपोडा दो शब्दों से मिलकर बना है, आर्थो प्लस पोडास। आर्थो का मतलब ज्वाइन और पोडास का मतलब होता है फीट, जिसमें जुड़े हुए पाद या जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं, उसे हम आर्थ्रोपोडा कहते हैं। आर्थ्रोपोडा संघ की एक विशेषता ये भी है कि इसमें कायांतरण की प्रक्रिया पाई जाती है, जिसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। कायांतरण का मतलब ये हुआ कि अंडे से एडल्ट का बनना, अंडे से बड़ा बनना, यानी अगर किसी भी इंसेक्ट का अंडा है तो उस अंडे से एक बड़ा इंसेक्ट कैसे बनाया जाए, तो इसके बनने में जो इसका चक्र चलता है उस चक्र को हम कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। जैसे हमारा ये कोई इंसेक्ट है तो जितने भी कीड़े होंगे वो सभी ओविपेरस होंगे, अंडे देने वाले होंगे। क्लियर? ये इंसेक्ट्स है, इसने क्या किया, एग लेज किया, एग दिया, एग्स। अब इसका एग आगे चल करके कन्वर्ट हो जाएगा प्यूपा में, प्यूपा आगे चल करके कन्वर्ट हो जाएगा लार्वा में, और ये लार्वा आगे चल करके कन्वर्ट हो जाएगा एडल्ट में, यानी एडल्ट इंसेक्ट बन जाएगा, बड़ा कीड़ा बन जाएगा। तो ये एक चक्र चल रही है। यहाँ पे कीड़े ने अंडे दिया, अंडे से प्यूपा बना, प्यूपा से लार्वा बना, लार्वा से एडल्ट इंसेक्ट बन गया, एक बड़ा इंसेक्ट बन गया। तो इस चक्र को ही हम कायांतरण कहते हैं। तो कीटों में कायांतरण, मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रियाएं पाई जाती हैं। प्रश्न ऐसे पूछेगा कि किसमें कायांतरण की क्रिया पाई जाती है, तो लिख देगा उसमें मनुष्य, जंतु, पौधे और कीट, ऐसे करके विकल्प दे देगा। तो कीटों में कायांतरण की प्रक्रिया पाई जाएगी। अंडे से एडल्ट का बनना कायांतरण कहलाता है। द फॉर्मेशन ऑफ एडल्ट्स फ्रॉम द एग इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। बड़ों का बनना अंडे के माध्यम से। तो मनुष्यों में तो अंडे होते नहीं हैं, वो तो विविपेरस से बच्चे पैदा करने वाले हैं, तो कीट ही इसका सही विकल्प होगा। अच्छा, एक चीज़ ये है कि हमने आपको समिति के बारे में बताया था, सिमेट्री के बारे में बताया था। तो इसकी समिति कैसी होती है, क्योंकि हमने बताया था अरीय समिति, ठीक है, फिर हमने बताया था असमिति, फिर हमने बताया था द्विपार्श्वीय समिति। तो सिमेट्री की अगर हम बात करें तो जितने भी आर्थ्रोपोडा होते हैं वो सभी द्विपार्श्वीय समिति होते हैं। द्विपार्श्वीय का मतलब बाइलैटरल, ये सभी बाइलैटरल होते हैं, द्विपार्श्वीय समिति होता है। तो पूछ लेगा कि कीट है एक पार्श्वीय, द्विपार्श्वीय, बहुपार्श्वीय या कोई भी नहीं, तो द्विपार्श्वीय होते हैं। जितने भी कीट होते हैं वो द्विपार्श्वीय होते हैं। फिर हमने आपको बताया था कि कीटों के जो बाहरी आवरण होते हैं, जो बाहरी लेयर होती है, वो काइटिन की बनी होती है। काइटिन एक पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। अच्छा, फिर हमने आपको बताया कि जितने भी कीट होते हैं उनकी जो स्किन होती है, त्वचा होती है, कितने स्तरों की बनी होती है, कितने लेयर की बनी होती है। दो द्विस्तरीय होते हैं कि त्रिस्तरीय होते हैं कि बहुस्तरीय होते हैं, त्रिस्तरीय। तो जितने भी कीट होंगे वो सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक्स होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक, त्रिस्तरीय होते हैं। इनके शरीर में 3 स्तर पाया जाता है। मनुष्यों के भी शरीर में 3 स्तर पाए जाते हैं, हम लोग भी त्रिस्तरीय होते हैं। अच्छा, क्योंकि इसमें समस्त प्रकार के कीट आएंगे, जितने भी कीट हैं, चाहे वो आपने नाम सुना होगा लिल्ली घोड़ा है, तितली है, आपका मधुमक्खी है, मक्खी है, काकरोच है, बहुत सारे कीट हैं, लगभग 20,000 लाख प्रजातियां हैं। इसलिए सबसे बड़ा ये संघ है आर्थ्रोपोडा। जितने भी अब तक संघ हैं उस संघ में सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा है। अच्छा, मान लीजिए कि ये कॉकरोच है, कॉकरोच माने तिलचट्टा कह लीजिए, या कॉकरोच ही लोग कहते हैं, नहीं तो इसको तिलचट्टा कहते हैं, कॉकरोच। अब प्रश्न ये है कि हम सबके हृदय होंगे, क्यों? क्योंकि इसमें तंत्रिका तंत्र पूर्ण विकसित होगी, तंत्रिकाएं भी होंगी इसके अंदर, ठीक। तो जब तंत्रिकाएं होंगी तो हृदय भी होगा। क्लियर? क्योंकि जब तंत्रिकाएं होंगी तो हृदय के माध्यम से रक्त का पंपिंग होगा, पंप होगा, तो हृदय होगा। तो प्रश्न ये है कि कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं, कितने चैम्बर होते हैं। तो लिख देगा कि कॉकरोच है और इसके शरीर में कितने कक्ष होते हैं, इसके हृदय में कितने कक्ष होते हैं।
तो विकल्प दे देगा। तो याद रखिएगा, कॉकरोच के हृदय में, इसके हार्ट में 13 चैम्बर होते हैं, 13 कक्ष होते हैं। कॉकरोच के हार्ट में 13 चैम्बर होते हैं। अच्छा, मनुष्यों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स, 2 ऑरिकल्स होता है, 2 वेंट्रिकल्स होता है, लेकिन कॉकरोच के हृदय में 13 चैम्बर या 13 कक्ष होते हैं। और हमने एक चीज़ और बताया था कि जितने भी कीट होते हैं उनका शरीर 19 से 20 खंडों में बटा होता है, जबकि एनेलिडा का जो शरीर होता है, केंचुए का जो शरीर होता है, लगभग 200 से 250 खंडों में बटा हुआ होता है। यहाँ तक बात क्लियर हुई? क्या है क्या नहीं है? ठीक। अच्छा, आप बता सकते हैं कि आर्थ्रोपोडा संघ को सर्वप्रथम किसने दिया था? कल शायद हमने बताया था आपको, कुछ याद है? किसी को नहीं याद है? चलिए, अब यह प्रश्न ये है कि आर्थ्रोपोडा, जो हमारा संघ आर्थ्रोपोडा है, उसको कितने वर्गों में बांटा गया है? जैसे हमने कार्डेटा के बारे में पढ़ा था, तो कार्डेटा को मुख्य रूप से 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया था, 5 वर्गों में बांटा गया था। ऐसी आर्थ्रोपोडा को देख लेते हैं, इसको कितने वर्गों में बांटा गया है? आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा क्लास, क्लास मतलब वर्ग, कितने वर्ग में बांटा गया है? तो आर्थ्रोपोडा को मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला हमारा है क्रस्टेशिया, क्रस्टेशिया वर्ग। दूसरा हमारा वर्ग है माइरीपोडा वर्ग। तीसरा हमारा है इंसेक्टा वर्ग, इंसेक्टा वर्ग। और चौथा हमारा है एरेक्नाइडा, एरेक्नाइडा वर्ग। क्लियर? तो कॉकरोच को मुख्य रूप से 4 क्लासेस में बांटा गया है, क्रस्टेशिया, मैरीपोडा, इंसेक्टा, एरेक्नाइडा, 4 वर्ग हैं। लेकिन इन चारों वर्गों की अलग अलग विशेषताएं हैं, क्योंकि लगभग 20 लाख कीटों की प्रजातियां हैं। तो इन 20 लाख प्रजातियों को अलग अलग वर्गों में रखा गया है, अलग अलग क्लासेस में रखा गया है। जैसे हमारे जो क्रस्टेशिया क्लास है, क्रस्टेशिया जो वर्ग है, इस वर्ग में जो भी कीट आएंगे वो सब वाटर में पाए जाएंगे, पानी में ही पाए जाएंगे। ये सारे वाटर वाले होंगे, पानी में होंगे। अब वो समुद्र का पानी हो सकता है, नदियों का पानी हो सकता है, नाली का पानी हो सकता है, मतलब ये वाटर हैबिटेट होंगे, ये वाटर में ही पाए जाएंगे। अच्छा, अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे वो कौन से हैं? जैसे क्रेब, क्रेब का नाम सुना होगा। केकड़ा, केकड़ा है। झींगा मछली का भी नाम सुना होगा, झींगा, झींगा मछली होता है। तो क्रस्टेशिया में क्रैब्स है, केकड़ा है, झींगा मछली है। तो ये सब इसके उदाहरण है, क्योंकि ये दोनों आपके कहाँ होंगे? जल में ही होंगे। क्लियर? तो इसकी विशेषता क्रस्टेशिया की ये है कि इस वर्ग के अंतर्गत आने वाले जितने भी कीट होंगे वो सभी जलीय होंगे। जैसे आपका क्रैब है और हमारा झींगा मछली है। दूसरा है मैरीपोडा। मैरीपोडा का मतलब ये हुआ कि इस वर्ग में जितने भी कीट आएंगे वो सभी कीट जो होंगे जल में भी निवास कर सकते हैं और स्थल में भी निवास कर सकते हैं। इनके लिए विशेषता ये होती है कि ये ऐसे स्थानों पे निवास करते हैं जहाँ पर नमी होती है, जहाँ पे मॉइस्ट होती है। तो इनकी विशेषता ये है कि ये मॉइस्ट प्लेस, नमी वाले स्थानों पर आसानी से ग्रो करते हैं, आसानी से वहाँ पे रहते हैं। जैसे इसके बहुत सारे उदाहरण है, नाम सुना होगा लिल्ली घोड़ा। लिल्ली घोड़ा आप देखिए कि जितना नमी वाला स्थान होगा, नमी वाले स्थानों पे ज़्यादा लिल्ली घोड़ा रहता है। क्लियर? तो इसका एग्जाम्पल है लिल्ली घोड़ा। हमको लगता है गांव में लिल्ली घोड़ा बड़ी हो जाती है, ग्वालीन कहते हैं ना उसको, ग्वालीन कहते थे, इसे गोल के जलेबी की तरह बन जाता है। ठीक है? तो इस वर्ग में आएगा हमारा मॉइस्ट प्लेस पे रहने वाले जितने भी कीट होंगे। बहुत सारे कीट हैं जो नम वाले स्थानों पे रहते हैं, उसमें से एक हमने आपको बता दिया लिल्ली घोड़ा। दूसरा हमारा है इंसेक्ट। इंसेक्टा की विशेषता होती है कि ये तीनों स्थानों पे रह सकता है, जल में भी, स्थल में भी, वायु में भी।
बहुत सारे कीट है वायु में पतंगों की तरह उड़ते रहते हैं, तो इसकी विशेषता है ये वाटर में भी रहेगा प्लस, और कहाँ रहेगा, लैंड पे भी रहेगा प्लस एयर में भी रहेगा। इसकी तीनों विशेषताएं हैं। अब इसमें अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपके आ जाते हैं। जैसे बताइए, जो ऐसे कीट का नाम बताइए जो तीनों स्थानों पे रहता हो। आपका मधुमक्खी है, तीनों स्थानों पे रह सकता है। तितली है, तीनों स्थानों पे रह सकता है। काकरोच है, ये सब इसके एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। क्लियर? अच्छा, एरेक्नाइडा, एरेक्नाइडा की विशेषता ये होती है कि इस वर्ग में जितने भी कीट आएंगे वो सभी पत्थरों के नीचे दबे हुए रहेंगे, यानी ये मॉइस्ट प्लेस पे नहीं होंगे, ऐसे प्लेसेस पे रहेंगे जहाँ का प्लेस गर्म होगा। ठीक है, ये ऐसे प्लेसेस पे होंगे जैसे स्टोन्स वाले, पत्थरों के प्लेसेस पे होंगे, जहाँ पे स्टोन्स होगी, पथरीली ज़मीन होगी, वहाँ पे होंगे। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, स्कॉर्पियन। जैसे बिच्छू, बिच्छू को आप देखेंगे पथरीली वाली जगहों पे रहेगा, स्कॉर्पियन, इसी से बन गया स्कॉर्पियो, बिच्छू। क्लियर? तो इसका उदाहरण हो गया बिच्छू। लेकिन आर्केनाइडा की एक विशेषता यह है कि इस वर्ग में जितने भी कीट आएंगे उन सभी में डंक मारने की क्षमता होगी और अपने डंक से वो पॉइजन निकालते हैं, जहर निकालते हैं। तो प्रश्न ये है कि आर्थ्रोपोडा का वो कौन सा वर्ग है जिसके अंतर्गत आने वाले कीट पॉइजन निकालते हैं, जहर निकालते हैं? तो होगा, चारों विकल्प दिया रहेगा ये, तो होगा एरेक्नाइडा। इसी वर्ग के ही कीट जो होते हैं वो जहर निकाल देते हैं। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो अब जहाँ तक हम लोगों ने कल लिखा था उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं और इस फाइलम को कंप्लीट करते हैं। लिखिए, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा संघ के कीटों का शरीर त्रिस्तरीय होता है तथा इसमें द्विपार्श्वीय समिति पाई जाती है, तथा इसमें द्विपार्श्वीय समिति पाई जाती है। इस संघ के कीटों में कायांतरण की प्रक्रिया होती है, मेटामॉर्फोसिस, कायांतरण की प्रक्रिया होती है। अर्थात अंडे से वयस्क, वयस्क माने एडल्ट, अर्थात अंडे से वयस्क बनने की प्रक्रिया को कायांतरण कहते हैं। कायांतरण कहते हैं, कायांतरण कहते हैं। फुल स्टॉप, आगे लिखिए। इनमें उत्सर्जी अंग को मैलपीघियन नलिकाएं कहते हैं। मैलपीघियन नलिकाएं कहते हैं। कॉकरोच में उनके हृदय में 13 कक्ष पाए जाते हैं। 13 चैम्बर, 13 कक्ष पाए जाते हैं।
समस्त कीटों में डायरेक्ट हिंदी में लिखिए, डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट विकास होता है। विकास होता है। अच्छा, प्रश्न ये है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है। हमने आपको बता दिया कि जितने भी कीट होंगे इस संघ में सभी में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट विकास होगा। पहले हम डायरेक्ट विकास समझ लेते हैं कि डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या है। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये हमारे स्पर्म हैं और ओवम से फ्यूज कर गए। तो जब स्पर्म और ओवम फ्यूज होंगे तो जाइगोट बनाएंगे और यही जाइगोट आगे चल करके एम्ब्रियो बना देगा, बच्चा बना देगा, भ्रूण बना देगा। क्लियर? तो इस प्रकार के डेवलपमेंट को, इस प्रकार के विकास को हम डायरेक्ट डेवलपमेंट, डायरेक्ट विकास कहते हैं। यानी स्पर्म और ओवा फ्यूज होंगे, जाइगोट बनेगा और एम्ब्रियो बनेगा। अब आइए देख लेते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब ये हुआ कि ये इनका एग है, एग आगे चल करके लार्वा में कन्वर्ट होगा, लार्वा आगे चल करके एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, एडल्ट बना लेगा। तो अगर इस प्रकार का कीटों में विकास हो रहा है तो मतलब ये हुआ वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, इनडायरेक्ट विकास हो रहा है। तो क्लियर हो गया कि डायरेक्ट विकास क्या है। तो हम लोगों में किस प्रकार का विकास होता है? मनुष्य डायरेक्ट विकास होगा, जीवों में भी डायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है। ओके, अब नई लाइन से लिखिए, आर्थ्रोपोडा को मुख्य रूप से चार वर्गों में विभाजित किया गया है। जिसे क्रस्टेशिया, माइरीपोडा, इंसेक्टा तथा एरेक्नाइडा वर्ग कहते हैं। नाइडा वर्ग कहते हैं। क्रस्टेशिया के अंतर्गत आने वाले कीट जलों में पाए जाते हैं। जैसे केकड़ा, झींगा आदि। जैसे केकड़ा, झींगा आदि। जबकि माइरीपोडा वर्ग के अंतर्गत ऐसे कीट आते हैं जो नम स्थानों पर वास करते हैं। जैसे लिल्ली घोड़ा। इंसेक्टा वर्ग के अंतर्गत ऐसे कीट आते हैं
जो जल, स्थल तथा वायु में वास करते हैं। जैसे मधुमक्खी, कॉकरोच, तितली, घरेलू मक्खी आदि। एरेक्नाइडा वर्ग के अंतर्गत ऐसे कीट आते हैं जो पत्थरों के नीचे निवास करते हैं तथा इनमें डंक मारने की क्षमता होती है, जिससे जहरीला पदार्थ निकलता है। जैसे बिच्छू, स्कॉर्पियन, बिच्छू। तो हम लोगों ने जंतु जगत पढ़ रहे हैं, एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं, और एनिमल किंगडम में बहुत सारे संघ हैं, फाइलम है। उसमें हम लोगों ने 3 संघ पढ़ लिया। एक तो प्रोटोजोआ पढ़ लिया, दूसरा पॉरीफेरा पढ़ लिया, और तीसरा हम लोगों ने आर्थ्रोपोडा पढ़ लिया। आज हम चौथा संघ पढ़ेंगे, उसका नाम है निमैटोडा, कई नाम से जानते हैं, निमैहेलमिन्थेस, एस्केलेमिन्थेस, कई नाम से हैं। तो हमारा चौथा फाइलम है फाइलम निमैटोडा, या इसी को हम कहते हैं निमैहेलमिन्थेस, या इसी को हम कहते हैं एस्केलेमिन्थेस। तो फाइलम, नेक्स्ट हमारा फाइलम है निमैटोडा, निमैहेलमिन्थेस या एस्केलेमिन्थेस। तो इस संघ को 3 नाम से जानते हैं। तो आइए अब हमें इसको परिभाषित करना है, इस संघ को। तो ये जो हमारा निमैहेलमिन्थेस है, इसको 2 शब्दों में तोड़ देते हैं। निमैहेलमिन्थेस 2 शब्दों से मिलकर बना है, नीमा प्लस हेलमिन्थेस। नीमा प्लस हेलमिन्थेस। नीमा का मतलब होता है धागे के समान, थ्रेड। हेलमिन्थेस का मतलब होता है वर्म, कीड़ा। वर्म माने कीड़ा, हेलमिन्थेस का मतलब। यानी इस संघ में ऐसे कीट आते हैं जिनका आकार धागे के समान होता है। तो जो भी हमारा निमैटोड होगा उसका आकार ऐसे होगा, जैसे आपने केंचुआ देखा है ना, उसी के शेप में होगा, केंचुए के समान होगा, लेकिन धागे की तरह ऐसे पतला होगा। इसका शेप यही है। अच्छा, तो इसमें धागे के समान वाले कीट या वर्म आते हैं। अच्छा, इसकी एक विशेषता ये होती है कि जितने भी निमैटोड्स होते हैं वो मनुष्यों के आंत में परजीवी होते हैं। हम मनुष्यों के आंत में परजीवी होते हैं, वहीं पे ये निवास करते हैं, वहीं पे ये पाए जाते हैं। लेकिन अगर ये बड़े हो गए और ऐसे धागे के समान हो गए और रक्त प्रवाह के माध्यम से, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से जब रक्त परिसंचरण होता है, जब रक्त का प्रवाह होता है और रक्त के माध्यम से अगर ये हमारे लंग्स फेफड़े में चले गए, हमारे हार्ट्स हृदय में चले गए, हमारे आँखों में चले गए, तो उस अंग को डैमेज कर देते हैं,
उस अंग को खराब कर देते हैं। कभी कभी ये रक्त प्रवाह के माध्यम से आँखों में चले जाते हैं तो आँखों की रोशनी खत्म हो जाती है। कभी कभी ये रक्त प्रवाह के माध्यम से अगर हमारे फेफड़े में चले गए तो फेफड़ा डैमेज होने लगता है। कभी कभी श्वास नाल पे चले जाते हैं, यहाँ पे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के पास, तो यहाँ चले जाते हैं तो हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, और अगर काफ़ी टाइम तक ये यहाँ पे रहे तो मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये इतने खतरनाक हैं। अच्छा, इस संघ के अंतर्गत बहुत सारे वर्म कीड़े आते हैं, लेकिन इसमें से एक दो कीड़े बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे एक तो हमारा है एस्कैरिस, इसी से बन गया है एस्केलेमेंथिस, इसी एस्कैरिस से बन गया है एस्केलेमेंथिस। तो एक हमारा एस्कैरिस, यही है एस्कैरिस जो धागे के समान दिख रहा है, केचुए की तरह। दूसरा हमारा एग्जाम्पल होता है वाउचेरिया। वाउचेरिया, वाउचेरिया। तो दो निमेटोड्स हमने यहाँ पे लिख दिया है, दो निमेटोड्स हैं। अच्छा, अगला प्रश्न ये है, एस्कैरिस से होने वाले रोग को क्या कहते हैं? अगर हमारे शरीर में एस्कैरिस चला गया है तो इससे एक विशेष प्रकार का रोग होता है, उस रोग को हम इसी के नाम से जानते हैं, एस्कैरियोसिस। याद रखिएगा, एस्कैरिस से होने वाले रोग को एस्कैरियोसिस कहते हैं। अच्छा, ये मनुष्यों के आंत में परजीवी होता है। दूसरा है वाउचेरिया। वाउचेरिया क्या है कि ये दोनों एक वंश हैं, एस्कैरिस भी वंश है और वाउचेरिया भी वंश है। इसकी प्रजाति होंगी, जैसे एस्कैरिस का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है, पूछा जाता है। एस्कैरिस का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? तो एस्कैरिस तो एक वंश है, इसकी प्रजाति जब जोड़ेंगे तभी जंतु वैज्ञानिक नाम होगा। तो एस्कैरिस का जंतु वैज्ञानिक नाम है एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स। एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स इज द साइंटिफिक नेम ऑफ एस्कैरिस। दूसरा निमेटोड हमारा है वाउचेरिया। वाउचेरिया ये हमारा एक वंश है, इसकी प्रजाति हमारी है ब्रैंक्राफ्टाई। ब्रैंक्राफ्टाई इसकी एक प्रजाति है। अच्छा, एस्कैरिस मनुष्यों के शरीर में एस्कैरियोसिस रोग काज करता है, जिसका जंतु वैज्ञानिक नाम एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स है। प्रश्न ये है कि वाउचेरिया ब्रैंक्राफ्टाई मनुष्यों में कौन सा रोग काज करता है? तो ये एक रोग काज करता है जिसको हम फाइलेरिया रोग कहते हैं। नाम सुना होगा। फाइलेरिया को ही हम एक नाम से और जानते हैं, एलीफैंटियासिस भी कहते हैं, हाथी पाँव। एलीफैंटियासिस, ये पैरवा फूल के इतना मोटा हो जाता है, और जब पैर फूल करके इतना मोटा हो जाता है तो उसको हाथी पाँव या एलीफैंटियासिस या फाइलेरिया डिजीज़ कह देते हैं। क्लियर? और ये फाइलेरिया एलीफैंटियासिस किसके कारण होता है? एक वर्म, एक कीड़े के कारण होता है। उस कीड़े का नाम है वाउचेरिया ब्रैंक्राफ्टाई। तो फाइलेरिया रोग या एलीफैंटियासिस डिजीज जो है वो एक निमेटोड के कारण होता है, एक कीड़े के कारण होता है। उस कीड़े का नाम है वाउचेरिया ब्रैंक्राफ्टाई। ये चीज़ याद रखिएगा। क्लियर? अच्छा, हमने अभी कहा कि अगर वाउचेरिया ब्रैंक्राफ्टाई है या हमारा एस्कैरिस है, ये अगर रक्त प्रवाह के माध्यम से हमारे शरीर के किसी भी अंग में चला जाता है तो अंग को डैमेज कर देता है, नुकसान कर देता है। ठीक, एक चीज़ और है कि इस संघ में कायांतरण की प्रक्रिया होगी, मेटामॉर्फोसिस होगा। इस संघ में मेटामॉर्फोसिस होता है, कायांतरण की प्रक्रिया होगी। कायांतरण को अभी हमने आपको बता दिया, अंडे से एडल्ट का बनना, वयस्क का बनना कायांतरण कहलाता है। तो एस्कैरिस का भी जब जीवन चक्र चलेगा तो इसके जीवन चक्र में अंडा बनेगा, एग होगा, एग आगे चल करके लार्वा में कन्वर्ट होगा, लार्वा आगे चल करके एडल्ट बन जाएगा। यही हमारा कायांतरण है। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि एस्कैरिस के लार्वा को क्या कहते हैं? भाई लार्वा है तो जितने भी कीट होंगे, जितने भी कीड़े होंगे, उन सभी में अलग अलग लार्वल स्टेज होगी, सबके लार्वा का अलग अलग नाम होगा। तो एस्कैरिस के लार्वा को हम कहते हैं, यानी ये हमारा एस्कैरिस है और इसके लार्वा को हम कहते हैं रैबिडिटीफॉर्म लार्वा। रैबिडिटीफॉर्म
लार्वा। ये लार्वा याद रखिएगा, ये लार्वा पूछा जा सकता है कि एस्कैरिस के लार्वा को क्या कहते हैं। तो एस्कैरिस के लार्वा को कहते हैं रैबिडिटीफॉर्म लार्वा। अच्छा, अगला प्रश्न ये है कि जब ये हमारे आंत में पहुंच जाता है, इसका जब अंडा हमारी आंत में पहुंच जाता है तो यहाँ पे ये डेवलप करता है, विकास करता है, और विकास करके ये बड़ा हो जाता है। ठीक, अब इसके अंडे जो होंगे ये हमारे शरीर में आएंगे कैसे? भाई हमारी आंत में परजीवी होता है, लेकिन जब ये इसके अंडे हमारे आंत में आएंगे तभी ये वहाँ कर भोजन को खाएगा और खा करके बड़ा हो जाएगा और एस्कैरिस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि इसके अंडे गंदा पानी पीने से आ सकते हैं, क्योंकि गंदे पानी में इसके अंडे रहते हैं। कंटामिनेटेड वाटर से आ सकते हैं, बिना धुली हुई सब्जियां खाने से आ सकते हैं, अधपका सब्जियां बनाने से आ सकते हैं। अगर हम सब्जी बना रहे हैं अधपका है तब भी आ सकते हैं। फूल गोभी, पत्ता गोभी, इन सब की पत्तियों पे अंडे चिपके हुए होते हैं, अगर सही से धुला नहीं है तो आ सकते हैं। बहुत लोगों को हमने देखा कि मार्केट में चल रहे हैं, एक सेब उठाया बिना धुले खा लिया। क्लियर, बहुत ऐसे लोग करते हैं। तो अगर बिना धुले इन सब चीज़ों को खाते हैं तो इनके अंडे इतने छोटे होंगे कि हमको दिखाई नहीं देंगे, और ये हमारे शरीर में जैसे ही जाएंगे और जाने के बाद ये आंत में चले जाते हैं, जाने के बाद में वहीं वृद्धि करने लगते हैं। अच्छा, लेकिन ये कैसे जाते हैं? अच्छा, होता क्या है कि जब ये मिट्टी में होते हैं, इनके अंडे जब मिट्टी में होंगे और ये एक लिंगी होता है। एक लिंगी का मतलब ये हुआ नर और मादा अलग अलग होंगे, एक ही शरीर में नहीं होंगे। एस्कैरिस की मेल अलग होगी और फीमेल अलग होगी, ये दोनों अलग अलग होंगे। अच्छा, एस्कैरिस का जो मेल होगा वो छोटा होगा साइज़ में, और इसकी जो फीमेल होगी वो साइज़ में बड़ी होगी। यही दोनों में अंतर है। इस तरीके से हम अंतर स्पष्ट कर लेते हैं। मान लीजिए कि इसके अंडे हमारे सॉइल में हैं, सॉइल में इसका एग है, अंडा है। चलिए, अब जब सॉइल में इसका एग है तो इसके अंडे में, हमारे सॉइल में अंडा भी होगा, मादा के द्वारा निकाला गया अंडा होगा और नर के द्वारा निकाला गया स्पर्म भी होगा सॉइल में ही। क्लियर, तो यानी सॉइल में अंडा भी है और स्पर्म भी है। जब सॉइल में अंडा और स्पर्म मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे? जाइगोट बनाएंगे। तो ये आगे चल करके क्या बनाएगा? जाइगोट। याद रखिएगा, जाइगोट का निर्माण मनुष्यों के शरीर में नहीं होता है, जाइगोट का निर्माण मृदा में हो जाएगा। यानी अगर नर और मादा के अंडे जो होंगे वो दोनों मिल जाते हैं बाहर ही, और मिल करके जाइगोट बना लेते हैं, और यही जाइगोट सब्जियों की पत्तियों पे, फलों की पत्तियों में या गंदे पानी में रहता है या चिपक जाता है, और जब हम बिना धुली हुई चीज़ें खाते हैं तो यही जाइगोट हमारे आंत में चला जाता है। और जब हमारे छोटी आंत में होता है या परजीवी आंत, दो प्रकार की होती है, बड़ी आंत और छोटी आंत। ये छोटी आंत में परजीवी होता है, और जब ये छोटी आंत में जाएगा तो वहाँ पर ये भोजन को खाएगा, पचे हुए भोजन को खाता है। ये जो भोजन हम पचा लेते हैं और उसका जो पचा हुआ भाग हमारे आंत में जाता है, उस पचे हुए भोजन को खा करके ये वृद्धि करेगा, और वृद्धि करके एडल्ट एस्कैरिस बन जाता है। क्लियर। अच्छा, कभी कभी प्रश्न ये पूछा जाता है कि जब ये मनुष्यों के आंत में परजीवी होता है और जाइगोट वहीं पे वृद्धि करता है, तो जो भोजन खाता है उस भोजन को क्या कहते हैं? तो पचा हुआ भोजन खाता है तो पचे हुए भोजन का एक नाम है, उस भोजन को हम कहते हैं काइम या काइल। याद रखिएगा, यही विकल्प पूछेगा, काइम कहते हैं या उसी को हम काइल कहते हैं। यानी एस्कैरिस मनुष्यों के आंत में जिस भोज्य पदार्थ का सेवन करता है उसका नाम है, उसे हम कहते हैं काइम या काइल। मतलब पचा हुआ भोज्य पदार्थ, उस पचे हुए भोज्य पदार्थ का एक स्पेसिफिक नेम है काइम या काइल। यानी एस्कैरिस का जो भोजन है उस भोजन को हम काइम या काइल कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई? अच्छा, अगर हम इसके जीवन चक्र की बात करें, इसके जीवन चक्र की बात कर लेते हैं। आइए देख लेते हैं यहाँ पे इसके जीवन चक्र के बारे में थोड़ा एक हेडलाइट डाल देते हैं कि इसका जीवन चक्र कैसे चलता है। अगला प्रश्न ये पूछा जाता है कि एस्कैरिस की लाइफ स्पैन, यानी कितने समय तक जिंदा रह सकता है। जैसे सबकी एक लाइफ स्पैन है, जीवन आयु है, वो इतने, जैसे हमारी 60 से 65 वर्ष मानी गई है मनुष्यों की एवरेज जो है, वैसे एस्कैरिस का जीवन आयु क्या है? एस्कैरिस का जीवन आयु है, लाइफ स्पैन है
9 मंथ से 9 मंथ्स टू 2 ईयर्स, ये 9 महीने से 2 साल तक जीवित रह सकता है, इसके बाद ये मर जाएगा। ये इसका जीवन आयु है एस्कैरिस का। चलिए अब मृदा है, इसका लाइफ साइकिल हम देख लेते हैं, यानी लाइफ साइकिल ऑफ एस्कैरिस। एस्कैरिस के जीवन चक्र के बारे में देख लेते हैं। एस्कैरिस हमने बताया कि मृदा में ही अपने अंडे देगा, अपने स्पर्म देगा। जब नर और मादा दोनों अंडे मिलेंगे तो मान लीजिए मृदा है, ये सॉइल है, इसी सॉइल में ओवम और स्पर्म, यानी एक लिंगी है तो मादा अंडाणु निकालेगी और नर स्पर्म शुक्राणु निकालेगा। ये दोनों उसी सॉइल में, मृदा में ही फ्यूज होंगे और फ्यूज होकर के जाइगोट बनाएंगे। बना लिए जाइगोट। अब ये जाइगोट मनुष्यों में आएंगे कैसे? गंदे पानी पीने से, बिना धुली हुई सब्जियां खाने से, यानी कंटामिनेटेड फूड के माध्यम से आ सकते हैं, कंटामिनेटेड वाटर के माध्यम से आ सकते हैं। तो ये सब इनका माध्यम है। तो ये क्या करेंगे? रीचेज टू ह्यूमन बाय कंटामिनेटेड माने गंदा, बाय कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड। क्लियर हो गया? इसका जीवन चक्र हम बता रहे हैं, यानी मनुष्यों में कैसे ये पहुंचेगा? दूषित जल अथवा भोज्य पदार्थ ग्रहण करने से। कौन सी? जाइगोट। अब ये जाइगोट पहुंच गई। अब ये जाइगोट क्या करेगा कि ये जाइगोट सीधे आ जाएगा स्टमक में। जैसे खाया तो पहले पेटी में आएगा, तो ये जाइगोट हमारा आ गया स्टमक में, स्टमक में आ गया। स्टमक से, क्योंकि स्टमक में तो ये वृद्धि करेगा नहीं, क्योंकि ये आंतीय परजीवी होता है, ठीक है। तो ये स्टमक से चला जाएगा छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया, छोटी आंत में चला गया। अब वहाँ के भोजन को ये खाएगा। क्लियर? अब जब छोटी आंत में चला जाएगा तो वहाँ के भोजन को खाएगा और उस भोजन को हम क्या कहेंगे? काइम। क्लियर? यानी यहाँ पे ये फीडिंग करेगा। फीडिंग का मतलब खाएगा, खाने के बाद यहीं पे वृद्धि करेगा और वृद्धि करके इसका लार्वा बनेगा। लार्वा बनने के बाद में एडल्ट बन जाएगा ये, ठीक। सपोज ये वृद्धि किया और वृद्धि कर करके ये आगे चल करके फीडिंग किया, आगे चल करके आंत से ही भोजन वोजन खाएगा, छोटी आंत से खा करके थोड़ा बड़ा होगा। बड़ा होने का मतलब डायरेक्ट एडल्ट नहीं हो जाएगा। जब फीडिंग करेगा तो ये लार्वा में परिवर्तित हो जाएगा, लार्वा बनेगा। लार्वा से तब एडल्ट बनेगा। क्लियर? अब ये लार्वा में परिवर्तित हो गया। अब ये लार्वा चला जाएगा किसी न किसी माध्यम से लंग्स में, लेकिन ये डायरेक्ट लंग्स में नहीं जाएगा। कैसे जाएगा? लंग्स में जाने से पहले ये लार्वा चला जाएगा ब्लड में। हम लोगों का ब्लड है, रक्त में चला जाएगा और रक्त लंग्स के पास जाता ही है, और उसी रक्त के माध्यम से ये चला जाएगा लंग्स में, फेफड़े में चला जाएगा, फेफड़े को दूषित करेगा, फेफड़े को इन्फेक्टेड करेगा। अच्छा, फेफड़े में जब चला जाएगा तो जब ये फेफड़े में जाएगा तो हमको खांसी वांसी आती है नहीं, तो जो खांसी आती है, जो फेफड़े में बलगम वलगम जमे होते हैं वो हमारे मुंह से निकलते हैं। तो जब ये फेफड़े में चला जाएगा, जब हम खांसे वसेंगे यानी कखिंग करेंगे, कख का मतलब खांसना, कख करेंगे, खांसेंगे, तो खांसने से 2 चीज़ें होती हैं। अब ये जब खांसेंगे हम तो इसका जो लार्वा है, क्लियर? जैसे हमने खांसा तो आपने देखा होगा जब किसी के फेफड़े में बलगम वलगम जमा रहता है या सर्दी जुकाम हुआ रहता है तो कुछ लोगों में कई आदतें होती हैं। जब खांसते हैं तो कुछ लोग जो बलगम मुंह में आता थूक देते हैं, कुछ निगल लेते हैं। 2 प्रक्रियाएं होती हैं, हमने बहुत लोगों को देखा है, ठीक है। बहुत लोग अगर महफिल में बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़, कहीं से कहाँ थूके, निगल ही लो, ठीक है। तो देखिए अब यही कंडीशन आएगा। जब लंग्स में चला गया, हमको खांसी आई, सपोज ये एस्कैरिस हमारे में चला गया है, और खांसने पर अगर हमने स्वैलो कर लिया, स्वैलो कर लिया मतलब अगर निगल लिया, तो जब हमने निगल लिया तो निगलने के बाद ये पुनः हमारे स्टमक में आ जाएगा, ऐसे फिर चला गया पेट में, और पेट से फिर आंत में चला जाएगा, मतलब इंटेस्टाइन में चला जाएगा। लेकिन अगर हमने स्वैलो नहीं किया और थूक दिया
तो थूक देंगे तो यही लार्वा हमारा कम्स फ्रॉम माउथ, माउथ से बाहर आ जाएगा, हम सेफ हो जाएंगे, सेफ हो जाएंगे, बढ़िया हो जाएगा हमारे लिए। क्लियर। अब फिर जब अगर हम इसको निगल लिए और निगल करके ये आंत में चला गया, फिर ये साइकिल स्टार्ट कर दिया, और अगर हम थूक दिए तो इसका लार्वा बाहर आएगा। क्लियर। और वो मर भी सकता है क्योंकि आंत में ही उसको बड़ा होना है, वहाँ पे जा कर के वो फिर इसको छोटे छोटे अंडे बनाएगा, और फिर अगर हम धुली हुई सब्जियाँ खाएंगे तो फिर यह आ जाएगा। तो कभी कभी प्रश्न ये पूछा जाता है कि भाई आप तो बता रहे हैं कि एस्कैरिस का जो अंडा होता है या एस्कैरिस जो बड़ा होता है वो हमारी आंत में बड़ा होगा, तो जब बड़ा होगा तो हमारी आंत में ही अंडे बच्चे पैदा करेगा, भाई आंत में भी अंडे देगा, तो जब आंत में अंडे देगा तो फिर ये बाहर कैसे आएगा? तो जब हम फीकल मैटर करते हैं, फीकल मैटर समझ रहे हैं ना, लैट्रिन वगैरह जब हम त्यागते हैं तो लैट्रिन के माध्यम से उसके अंडे बाहर आ जाते हैं। अब वो खेतों में बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग कहीं भी करते हैं, तो उसके अंडे खेतों में चले जाएंगे, उसमें सब्जी बोओगे तो पानी के प्रवाह से सब्जियों पे चिपक जाएंगे, एक खेत से दूसरे खेत में चले जाएंगे, तो इसी तरीके से ये पूरे जगह पे अंडे इनके फैल जाते हैं। क्लियर। तो हमको प्रश्न ये करना है कि जब हमको खांसी आए तो हमको निगलना नहीं है, हमको थूक देना, चाहे जितनी परिस्थिति में हो सकता है इसका लार्वा हमारे शरीर में हो तो हमारे लिए दिक्कत क्रिएट कर सकता है। अच्छा, जब ये इसका जीवन चक्र चलता है तो इसमें मोल्टिंग होती है, 4 टाइम्स, 4 बार मोल्टिंग होती है। कभी कोई पूछा जाता है कि इसमें मोल्टिंग कितने बार होती है। मोल्टिंग का मतलब इसके शरीर का जो बाहरी आवरण होता है इसको 4 बार उतारता है, निकालता है 4 बार, और वो क्यूटिकल का बना होता है। इसका जो बाहरी आवरण होता है वो क्यूटिकल का बना होता है, और शरीर के अंदर जब इसका जीवन चक्र चलता है तो ये 4 टाइम्स मोल्टिंग करता है। मोल्टिंग का मतलब अपने बाहरी आवरण को 4 बार उतारता है, जैसे सांप अपने केंचुए को उतारता है, सांप अपने केंचुल को उतारता रहता है, वैसे ये भी अपने केंचुल को उतारेगा, मोल्टिंग करेगा, बाहरी आवरण को उतारेगा, नया आवरण बनाएगा 4 टाइम। तो कभी कभी पूछ लेता है कि जब इसका जीवन चक्र चलता है तो कितनी बार ये अपने बाहरी आवरण को उतारता है, तो लिख देगा 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जो भी ऑप्शंस देगा, तो 4 बार ही ये मोल्टिंग करता है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई? हैं? क्यूटिकल का मतलब जैसे बाहरी आवरण, जैसे पत्तियों के किनारे किनारे आप देखेंगे तो क्यूटिकल की परत पाई जाती है। जैसे हमने कल पढ़ा था कि कीटों का बाहरी आवरण जो होता है वो काइटिन का बना होता है, ऐसे इसका जो बाहरी आवरण होगा वो क्यूटिकल का बना होगा। ये भी कार्बोहाइड्रेट ही है, क्यूटिकल का बना होगा। तो चलिए इसमें कुछ ले लेते हैं। आप संघ का नाम डालिए, संघ निमेटोडा निमेहेलमेंथिस, या फिर इसको हम कहेंगे स्केलेमेंथिस। क्लियर? लिखिए, निमेहेलमेंथिस, निमेहेलमेंथिस मुख्य रूप से दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसे नीमा प्लस हेलमेंथिस, जिसे नीमा प्लस हेलमेंथिस कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है धागे के समान कीड़े, धागे के समान कीड़े। इस संघ के अंतर्गत कई कीड़े आते हैं, जैसे एस्कैरिस, जैसे एस्कैरिस, जैसे एस्कैरिस, जैसे एस्कैरिस, कॉमा वाउचेरिया, वाउचेरिया आदि। एस्कैरिस से होने वाले
एस्कैरिस से होने वाले रोग को, एस्कैरिस से होने वाले रोग को एस्कैरियोसिस, एस्कैरियोसिस कहते हैं। एस्कैरिस का जंतु वैज्ञानिक नाम, एस्कैरिस का जंतु वैज्ञानिक नाम एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स, एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स होता है। एस्कैरिस मनुष्यों के छोटी आंत में परजीवी होते हैं। तथा वहीं से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इनके भोजन को काइम अथवा काइल, इनके भोजन को काइम अथवा काइल कहते हैं। जबकि वाउचेरिया, मनुष्यों में फाइलेरिया अथवा हाथी पांव, एलिफेंटिएसिस अथवा हाथी पांव रोग उत्पन्न करता है। एस्कैरिस के अंडाणु मनुष्यों के शरीर में दूषित जल अथवा सब्जियों के ग्रहण करने से होता है। एस्कैरिस का जीवन आयु 9 महीने से 2 साल तक हो सकता है। एस्कैरिस के जीवन चक्र में चार बार मोल्टिंग प्रक्रिया होती है। अर्थात ये 4 बार अपने शरीर के बाहरी आवरण को त्यागता है। समस्त निमैटोड में
कायांतरण की प्रक्रिया पाई जाती है। ये एक लिंगी त्रिस्तरीय तथा द्विपार्श्वीय समिति वाले कीड़े होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिएगा यहीं पे कि जैसे हमने कहा कि एस्केरिस जो होता है वो मनुष्यों के छोटी आंत में परजीवी होता है। तो छोटी आंत और बड़ी आंत के भी कई भाग होते हैं। जैसे हमारे छोटी आंत के भाग है, जेजुनम है, ठीक है, इलियम है, बहुत सारे भाग हैं। तो प्रश्न कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि मनुष्यों के छोटी आंत के किस भाग में एस्केरिस परजीवी होता है। तो याद रखिएगा जेजुनम भाग में, जेजुनम भाग में, जेजुनम भाग में परजीवी होता है। कभी कभी ये पूछ लेता है कि छोटी आंत के किस भाग में परजीवी होता है, तो जेजुनम भाग में परजीवी होता है हमारा एस्केरिस। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो एंड द रेस्ट पार्ट वी विल स्टार्ट टुमारो। क्लियर? जितना भी होगा हम लोग कल स्टार्ट करेंगे।